सुप्रभात छात्रों, मैं संतोष वत्स एक बार फिर से एक नए विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो विषय है, प्रकरण है, वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद। छात्रों, रचना के आधार पर वाक्य भेद करने से पहले हम अपने गृह कार्य का जो पिछली बार हमने गृह कार्य दिया था उसका मिलान करेंगे। इसमें 10 वाक्य दिए थे जिसमें उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करना था। हमारा पहला जो वाक्य था ये था कि मोहन बीमार है। इसमें उद्देश्य और विधेय को अलग करना था। इसमें उद्देश्य है मोहन और बीमार है विधेय। हमारा अगला वाक्य है जगदीश ने मोहन को अपना साथी चुना। इसमें उद्देश्य है जगदीश ने और विधेय है मोहन को अपना साथी चुना। अगला वाक्य, मैं मेरठ में रहने वाले एक मित्र को मिला था। उद्देश्य है मैं और विधेय मेरठ में रहने वाले एक मित्र को मिला था। अगला वाक्य, दशरथ पुत्र राम ने रावण को तीर से मारा। उद्देश्य है छात्रों दशरथ पुत्र राम ने, विधेय है रावण को तीर से मारा। अगला वाक्य है हमारा परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। उद्देश्य क्या है? परिश्रमी व्यक्ति, विधेय सफल होता है। अगला वाक्य है तेजस्वी चाणक्य मंत्री बनने में सफल रहा। उद्देश्य और विधेय अलग करना था। तेजस्वी चाणक्य उद्देश्य है और विधेय क्या बन गया? मंत्री बनने में सफल रहा। अगला वाक्य, वीर हनुमान ने लंका में आग जला दी या लगा दी। उद्देश्य है वीर हनुमान ने और विधेय लंका में आग लगा दी। अगला वाक्य देखिए, उद्देश्य मोहन का लड़का बाजार गया है। उद्देश्य क्या है? मोहन का लड़का और विधेय बाजार गया है। अगला वाक्य, सीता पुस्तक लिखती है। उद्देश्य क्या है? सीता पुस्तक और विधेय लिखती है। अगला वाक्य, राधिका लिख कर ही उठेगी। उद्देश्य है राधिका लिख कर ही और विधेय क्या हो गया? उठेगी। छात्रों, अब हम अपना नया प्रकरण शुरू करते हैं जो हमारा था कि रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। छात्रों, आपने अब गृह कार्य का मिलान किया और जो उसमें गलतियां थी, जो अशुद्धियां थी, वो आपने अभी ठीक की। रचना की जो दृष्टि से हमारे वाक्य के 3 प्रकार होते हैं छात्रों, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने बताया था। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य हमने कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार फिर से करेंगे और एक उदाहरण समझेंगे। सरल वाक्य छात्रों, जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे नकुल हंसता है, हंसना क्रिया हुई है। अब हम चलते हैं अपने अगले वाक्य की तरफ, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, ध्यान देना है छात्रों, जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना। इसमें 2 स्वतंत्र उपवाक्य देखिए कौन कौन से हैं। हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी, एक वाक्य। काम नहीं बना, 2 वाक्य। लेकिन किससे जोड़ा है हमने? किंतु से। अगला वाक्य देखिए, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, अन्यथा। तीसरा वाक्य देखिए, इधर अध्यापक पहुँचे और उधर छात्र एक एक कर खिसकने लगे। ऊपर लिखे उदाहरणों में आपने देखा किंतु,
अन्यथा और अव्यय शब्दों से वाक्य जुड़े हुए हैं। यदि इन योजक अव्यय शब्दों को हटा दिया जाए तो प्रत्येक में दो दो स्वतंत्र वाक्य बनते हैं। योजकों की सहायता से जुड़े हुए होने के कारण इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और उदाहरण देखिए, और एवं, और तथा एवं से जुड़े संयुक्त वाक्य। अब जिनमें और भी लगता है तथा और एवं भी लगता है। रात हुई और तारे निकले। उदाहरण को ध्यान से देखना है छात्रों। मैं ज़्यादा उदाहरण इसलिए देती हूँ ताकि आप उदाहरणों को देखकर और सुनकर समझ सको। दूसरा उदाहरण, बरसात हुई और हम भागने लगे, और वह आया और दूध पीकर खेलने चला गया, और प्रधानाचार्य प्रार्थना सभा में आए और सब छात्र खड़े हो गए, और अगला वाक्य, वे बुद्धिमान थे तथा साहसी भी थे। तथा से जोड़ दिया गया है छात्रों। अब आगे देखिए किस किस से ये वाक्य जुड़ सकते हैं। इसलिए अतः से जुड़े हुए जो वाक्य हैं संयुक्त वाक्य, वो देखिए, वह सोया रहा इसलिए गाड़ी नहीं पकड़ सका, इसलिए। दूसरा वाक्य देखिए छात्रों, मुझे गाड़ी पकड़नी थी इसलिए सुबह उठना पड़ा, इसमें भी इसलिए। वर्षा शुरू हो गई इसलिए मैच रोक देना पड़ा, इसलिए। उन्हें जल्दी थी अतः रुके नहीं, अतः से जोड़ दिया गया है। अब है छात्रों नहीं तो, अन्यथा या वरना वाले संयुक्त वाक्य। कौन कौन से हैं? नहीं तो, अन्यथा और वरना। पहला वाक्य देखिए, चुपचाप चले जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा। नहीं तो लगाकर छात्रों इस वाक्य को जोड़ा गया है। दूसरा वाक्य देखिए, तुम मान जाओ अन्यथा पीटोगे, अन्यथा हो गया। अगला वाक्य देखिए छात्रों, बरसात आ गई वरना मैं जीत जाता, वरना। अब आगे देखो छात्रों, ये आपने आगे हैं जो कि, जिस पर से जुड़े संयुक्त वाक्य, जो कि और जिस। पहला वाक्य, यह बढ़िया दवाई है जो कि इसी रोग की मुक्ति के लिए बनी है, जो कि। दूसरा वाक्य, यह आधार स्तंभ है जिस पर पूरा भवन खड़ा है, जिस पर आ गया छात्रों। तो ये क्या है? ये संयुक्त वाक्य के प्रकार हैं कि हम इन वाक्यों को किस किस से जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाते हैं। अब हमारा तीसरा वाक्य है छात्रों मिश्र वाक्य। छात्रों जो हमारा बोर्ड के पेपर में आता है, एक आता है कि वाक्य के आधार पर, जैसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। आपको वाक्य देखकर पहचानना है कि सरल वाक्य है, संयुक्त है या मिश्रित है। ठीक है छात्रों, एक आएगा हमारा कि उद्देश्य और विधेय भी आ सकता है, छांटिए। ठीक है, संयुक्त को मिश्र वाक्य में बदलना, मिश्र को संयुक्त में, या सरल से साधारण संयुक्त में, इस प्रकार से आएंगे छात्रों। बदलना भी आएगा, आपको बताना भी है। फिर उसमें से एक वाक्य दे दिया जाएगा कि आश्रित उपवाक्य छांटिए, ठीक है, या प्रधान उपवाक्य छांटिए। आपको ये सब पता होना चाहिए, इसीलिए आपको ये हम पार्ट वाइज एक एक भाग आपको दिखाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। अब हम समझेंगे मिश्र वाक्य। परिभाषा देखिए छात्रों, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक उपवाक्य प्रधान हो और अन्य उस पर गौण हो, अन्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। छात्रों कई बार जो छात्र हैं वो गलतियां करते हैं संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में। वो ये बोलते हैं मैम योजक के द्वारा जुड़ा हुआ है, वो भी तो अंतर क्या है। छात्रों ध्यान देना है कि संयुक्त वाक्य में कौन से योजक थे और मिश्र वाक्य में कौन से योजक हैं। उसमें दो स्वतंत्र वाक्य थे और इसमें एक आश्रित है और एक प्रधान है। छात्रों इस पे ध्यान देना है।
इसी वाक्य में, मिश्र वाक्य में ही आपको एक प्रधान वाक्य और गौण वाक्य या आश्रित वाक्य उसमें देखना है, पहचान करनी है। उदाहरण देखिए, मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। कि मैंने लाल लाल किया हुआ छात्रों, ये लाल स्याही से इसको लिख दिया गया है ताकि आपको अलग से दिखाई दे। दूसरा वाक्य, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। जो से जोड़ दिया गया है। तीसरा वाक्य, प्राचार्य ने कहा कि स्कूल 3 दिन बंद रहेगा। कि सीता ने कहा कि वह कल कानपुर जाएगी। हिरण ही एक ऐसा वन्य पशु है जो कुलांचे भरता है। ऐसा। छात्रों, मिश्र वाक्य की आप पहचान कैसे करोगे? ध्यान देना इस पे। पहचान करने के लिए देखिए मैंने लिखा है पहचान, मिश्र वाक्य में कि, जो वह, जिसे उसे, ऐसा जो, वही जिसे, यदि तो जैसे व्याधिकरण योजक होते हैं वहाँ पर हमारा मिश्र वाक्य होता है। ये मिश्र वाक्य की पहचान है। देखिए उदाहरण में देखिए, मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। कि आ गया छात्रों, आया? तो ऐसे ही ये उदाहरण दिए हैं और आपको ध्यान से समझना है। छात्रों, अब आता है जो मुख्य है हमारा प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य। कि प्रधान वाक्य क्या है और आश्रित क्या है, ये पेपर में भी आएगा, इसलिए ध्यान से इसको समझना है। और मैंने इनकी पहचान भी बताई है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, समझ जाओ। ठीक है, पहला वाक्य देखिए, प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। छात्रों ध्यान दो, प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी जो क्रिया है वो मुख्य होती है। और आश्रित क्या होता है? आश्रित होना मीन्स उस पर डिपेंड होना, उस पर निर्भर होना। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्रायः कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। प्रधान वाक्य क्या था? कि जिसकी क्रिया मुख्य होती है। और आश्रित क्या है? कि जिसका आरंभ, आरंभ मीन्स शुरुआत, किस किस से होती है? प्रायः, कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होती है। अब इसका एक उदाहरण देखेंगे छात्रों कि कैसे पता चलेगा। उदाहरण देखिए, मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य में रूपांतरण करके देखिए। मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरण मीन्स बदल कर देखिए। जो क्रिया वाक्य के अंत में बनी रहेगी वही उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। रूपांतरित होने वाली क्रिया मीन्स जो वो क्रिया बदल जाएगी, इसका अर्थ वह है कि वह आश्रित उपवाक्य है। जैसे उदाहरण देखो, मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। छात्रों उदाहरण को ध्यान से देखना है। मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। इस वाक्य का सरल वाक्य छात्रों पहले आपको बनाना है। कैसे बना? ध्यान देना है। मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। ठीक है, मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। ध्यान देना है, यहाँ परिश्रम करता जो हमने सरल वाक्य में बदला है छात्रों, सफल होता क्रिया रूपांतरित हो गई है। ठीक है, अतः यह आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, परिश्रम करता क्रिया रूपांतरित हुई है ना, तो परिश्रम करता की जगह क्या होता है? परिश्रम करने पर आ गया है इसको सरल वाक्य में जब आपने बदला। ठीक है, अतः यह आश्रित उपवाक्य। दूसरी ओर सफल होना, जो सफल होता है क्रिया जो कि तो विद्यमान है मीन्स जैसी थी वैसी ही है, अतः यह प्रधान उपवाक्य है। छात्रों, इससे आसान उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको देखना है और समझना। एक ही उदाहरण से ये आपको विषय जो था वो बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा।
कि इसमें आश्रित उपवाक्य क्या है और प्रधान क्या है। एक बार और देख लीजिए। इस उदाहरण के माध्यम से मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। इसको हमने सरल वाक्य में बदला तो सरल वाक्य क्या हो गया, मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। सफल होता एज इट इज है छात्रों, जैसा था वैसा ही हुआ है, इसलिए ये प्रधान है। और आश्रित क्या हो गया, आश्रित होना मीन्स डिपेंड होना। मोहन परिश्रम करता तो इसका क्या बन गया, मोहन परिश्रम करने पर, तो ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया छात्रों। मुझे अब ये लगता है कि आपको आश्रित में और प्रधान और उपवाक्य में अब कोई ज़्यादा झंझट नहीं नज़र आया होगा, समझ गए होंगे आप, कोई उलझन नहीं होगी आपको इसमें समझने में। आगे देखिए छात्रों, गुण उपवाक्य के भेद। जो हमारे गुण उपवाक्य थे उसके भेद, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये भी आपको छात्रों ध्यान से समझना है, ये भी हमारा पेपर में ही आता है। संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा की पहचान आपको पता होता है, डेफिनेशन परिभाषा आपको पता है छात्रों, ठीक है। अब उसी के आधार पर करना है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसी के आधार पर देखिए, मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले गौण उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, इसकी परिभाषा, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, यहाँ हम लड़ाई नहीं चाहते उपवाक्य राम ने कहा उपवाक्य के कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः यह संज्ञा उपवाक्य है। उदाहरण देखो, मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर बढ़े आ रहे थे। दूसरा उदाहरण, इनसे पूछिए कि ये कौन है। मोहन ने कहा कि उसे टिकट नहीं मिली। अब इनकी भी पहचान कैसे आप करोगे छात्रों, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, अपने आप आपको पता चल जाएगा। सामान्य रूप से संज्ञा उपवाक्य कि से आरंभ होते हैं। अगर छात्रों मिश्र वाक्य का उपभेद भी पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ये पहचानना है कि संज्ञा उपवाक्य क्या है, जिसका आरंभ कि से होता है, ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। और छात्रों विशेषण उपवाक्य, परिभाषा देखिए, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे विशेषण की परिभाषा आपको पता होती है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण उपवाक्य होता है, ऐसे ही उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी, जिसने जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। तीसरा उदाहरण देखिए, ऐसा कोई नहीं है जो कुश्ती में खली को जीत सके। चौथा वाक्य देखिए, जो लोग दूसरों के साथ मीठा बोलते हैं उन्हें सब प्यार करते हैं। अगला उदाहरण देखिए छात्रों, तुमने जिसके लिए झूठ बोला था वह तो दिखाई भी नहीं दिया। अब इसकी पहचान देखिए छात्रों, विशेषण उपवाक्य की। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ सर्वनाम जो अथवा इसके किसी रूप, या तो जो से होगा या अथवा से होगा, या इसका किसी भी रूप, जैसे जिसने, जिसे, जिससे, जिनको, जिनके लिए आदि आता है। ये छात्रों ये दिखाया है मैंने, जिसने, जो, जिसके लिए, ये जो सारे उदाहरण थे ये इनकी पहचान है। आगे है छात्रों क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। ऐसे ही जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं।
उदाहरण देखिए, जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब मैं घर से चला। दूसरा उदाहरण, यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में जो उपर्युक्त वाक्य थे, ऊपर लिखे हुए जो छात्रों वाक्य हैं, जब तुम स्टेशन पर पहुंचे, ठीक है, और यदि बोलना नहीं आता शब्द मुख्य उपवाक्यों की क्रियाओं जैसे चलना और चुप रहना की विशेषताएं समय और शर्त बता रही है, अतः यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है छात्रों, अब जो आपने अभी समझा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और इनके भेद, उपवाक्यों के भेद। अब है छात्रों क्रिया विशेषण उपवाक्य के 5 भेद। नंबर 1 कालसूचक उपवाक्य, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, चौथा परिमाणवाचक, पांचवा है अथवा परिमाण अथवा हेतु सूचक उपवाक्य। कालसूचक उपवाक्य, जैसा कि समय के बारे में जब पता चलता है, जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी, जो ही मैं स्कूल से बाहर आया खेल आरंभ हो गया। कालसूचक की पहचान भी देखिए छात्रों, जो ही जब आदि से आरंभ होने वाले वाक्य कालवाचक क्रिया विशेषण व उपवाक्य होते हैं। अगला देखिए छात्रों स्थानवाचक, जैसा कि इसके नाम से ही पता है स्थान के बारे में, जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ, तुम जिधर जा रहे हो वहाँ आगे रास्ता बंद है, जिस जगह भगवान नहीं वह जगह शमशान है। पहचान जहाँ, जिधर, जिस जगह आदि क्रिया विशेषण वाले उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हैं। आगे है छात्रों रीतिवाचक उपवाक्य, तुम ऐसे बोलो जैसे मैं बता रहा हूँ, जिस तरह तुम बोलते हो उससे भूकंप आ जाएगा, जैसे जिस तरह आदि क्रिया विशेषणों वाले उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। आगे है छात्रों परिमाणवाचक उपवाक्य। परिमाणवाचक नाप तोल जो बोलते हैं, वह पहला वाक्य देखिए, वह उतना ही थकेगा जितना अधिक दौड़ेगा, जितना। दूसरा वाक्य, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में खड़ा रहना कठिन हो जाएगा, जैसे जैसे। पहचान जितना, जितनी, जैसे जैसे आदि क्रिया विशेषणों वाले उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। आगे लास्ट है हमारा, अंतिम है परिणाम अथवा हेतु सूचक उपवाक्य। परिणाम के बारे में, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। परिणाम है वर्षा पर निर्भर है फसल का अच्छा होना या ना होना। यदि वह इसलिए आएगा ताकि आपसे बात कर सके। यदि, ताकि, यद्यपि से आरंभ होने वाले उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। छात्रों इस वीडियो में जितना भी काम मैंने करवाया है उसको लिख कर समझना है, ताकि जो आपका प्रकरण है ये रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसको आप अच्छे से समझ पाओ। इसका अगली वीडियो में फिर हम रूपांतरण सीखेंगे कि जो सरल वाक्य से हम संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे, संयुक्त से हम मिश्र कैसे बनाएंगे, मिश्र से हम सरल कैसे बनाएंगे। छात्रों रूपांतरण करना भी आता है पेपर में, ठीक है छात्रों। इस प्रकरण में अब तक हमने जाना कि सबसे पहले कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य के अंग, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य छांटना, सरल वाक्य और उसकी परिभाषा, संयुक्त वाक्य की परिभाषा और पहचान, मिश्र वाक्य की परिभाषा और पहचान, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान, गौण उपवाक्य के तीनों भेद और उसकी पहचान, क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद। छात्रों उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे। मुख्य बिंदु
को कॉपी पर लिखोगे और ध्यानपूर्वक उनको समझोगे, तभी आप रचना के आधार पर वाक्य भेद कर पाओगे। अगली वीडियो में हम अपनी प्रकरण की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रकरण को पूरा करेंगे। धन्यवाद छात्रों। तब तक आप सभी घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद छात्रों। आपका दिन शुभ हो।